हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बिहार एग्जाम योद्धा में स्वागत है। और दिस इज़ वीडियो ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ बिहार स्पेशल का सेकंड पार्ट है जो बिहार हिस्ट्री को कवर करेगा। तो बेसिकली हम लोग बिहार की हिस्ट्री जो पढ़ते हैं वह न्यूलिथिक एज से ही पढ़ते हैं। तो बिहार में जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है वह हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार स्पेशल, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो उसका जो रोड मैप मुझे स्टडी करना है वह 25 लाख BC से 3000 BC पूर्व जो समय है, और 2500 BC से 1500 BC तक, और 1500 से लेके जो वैदिक एज है, और वैदिक एज के बाद जो महाजनपदास काल हैं उन्हें ज़्यादा डिटेल में हमको पढ़ना है। तो जो 1500 से 600 ईसा पूर्व है BC है वह वैदिक काल है, और उसके बाद फिर महाजनपद का उदय होता है, जिनमें महाजनपद में जो बिहार में रहते हैं वह हैं वज्जी, अंग और मगध। तो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है महाजनपद काल में। लेट्स से दिस इज़ बिहार। तो ये वज्जी का क्षेत्र है, और यह अंग का क्षेत्र है, एंड दिस वन इज़ मगध। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और प्राचीन जो साम्राज्य हैं महाजनपद काल में ही जो मगध है वह एक मगध साम्राज्य के रूप में उदय हुआ। और उसके बाद तो हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल को। और हिस्ट्री में बिहार हमेशा से ही डोमिनेट करता है। इस वजह से एंशियंट हिस्ट्री जो पहले हम शुरू कर रहे हैं वह बिहार का ही मेजर हिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट। पाषाण युग में जो है, पाषाण युग की समयावधि 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व है। और पाषाण युग मानव का सबसे प्रारंभिक काल था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और जब मनुष्य पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था तब से यह शुरुआत माना जाता है। तो मुख्यतः पाषाण को 3 भागों में बांटा जाता है: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो जो पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक में बिहार उस काल में पुरातात्विक अवशेष बिहार के दक्षिणी भाग से कुछ कुछ मिलते हैं, और अवशेषों में चाकू, खुरचने, स्क्रैपर्स और कुल्हाड़ी आदि सम्मिलित है। तो मध्य पाषाण में जो मेसोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज में मुंगेर से अवशेष मिले हैं। और जो न्यूलिथिक एज है, न्यूलिथिक एज में जो प्रमुख साइट है वह बिहार में इम्पॉर्टेंट है। वह सेनुआर जो है रोहतास में है, मनेर पटना, और चेचर वैशाली, और चिरांद सारण सॉरी। तो जो चिरांद है वह एक इम्पॉर्टेंट है, और ताराडीह भी है गया जी में, और हजारीबाग झारखंड में। तो मुख्यतः जो ये हैं इसमें पत्थर या शिला प्राप्त हुआ है, इस वजह से यह एक न्यूलिथिक साइट होता है। और उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह मेजरली है वैदिक काल। वैदिक एज में 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, मतलब आप कह सकते हैं कि 1500 BC से 600 BC तक हम लोग स्टडी करेंगे। इस काल में शतपथ ब्राह्मण में बिहार का वर्णन प्राप्त हुआ है, और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का एक भाग है। तो हम जानते हैं कि वैदिक काल में आर्यों का इतिहास है, और आर्य विदेह क्षेत्र दरअसल उत्तरी बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है, उस क्षेत्र में आते हैं। और ऋग्वेद में मगध के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। कीकट का अर्थात निचली जाति का क्षेत्र। रामायण में विदेह के राजा जनक का वर्णन मिलता है। और जो वैदिक काल के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग को पढ़ना है वह है महाजनपद काल। और महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से लेकर के स्टडी करना है। तो महाजनपद काल में मुख्यतः 16 महाजनपद काल हुए।
16 महाजनपद हुए, जिसमें से हमें 3 मेजरली पढ़ना है क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। और जो महाजनपद काल के बारे में जानकारी हमें मिलती है वह बुद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र से मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि एंशिएंट टेक्स्ट जो है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, यह एक महत्वपूर्ण एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, जिनके बारे में हमें महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। तो भगवती सूत्र क्या है? यह जैनिज्म से रिलेटेड है और यह क्या है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धा से रिलेटेड। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 16 जनपद में जैसा कि हम डिस्कस किए, 3 बिहार में है, वज्जी, मगध और अंग। तो वज्जी जो है वह क्या है? एक वो है, रिपब्लिक है। और वज्जी का जो क्षेत्र है वह मुजफ्फरपुर और वैशाली के क्षेत्र में फैला हुआ है। वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वह वैशाली थी और इस जनपद का सबसे प्रमुख भाग जो था वह लिच्छवी गणराज्य था। कई गणराज्य मिलके वज्जी संघ का निर्माण किए थे। और अंग जो है वह महाजनपद मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मुख्यतः हम लोग को जो पढ़ना है वह है अंग और वज्जी और मगध। तो वज्जी जो है वह उसकी राजधानी वैशाली है और उसके प्रमुख गणराज्य लिच्छवी है, यह डिस्कस हम लोग किए। और जो अंग है वह उसकी राजधानी जो है वह चंपा है और वह फैला कहाँ हुआ है? मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में। और चीनी यात्री वेनसांग जो है वह चंपा के बारे में डिस्कस भी करता है और जिसे चेम्पो शब्द का उपयोग किया है। नेक्स्ट हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य जो है वह पटना और गया के बीच में फैला हुआ था और राजगृह मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। मगध महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था और बाद में यह एक महासाम्राज्य हुआ, जिसमें पहला जो राजवंश था वह पुराणों के हिसाब से बृहद्रथ माना जाता है और जैनिज्म और बुद्धिज्म के हिसाब से हर्यक वंश से शुरुआत माना जाता है। तो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं बृहद्रथ राजवंश से। इस वंश के संस्थापक जो राजा थे वह बृहद्रथ थे और बृहद्रथ के काल में राजगृह मगध की राजधानी थी। जरासंध पूरे बृहद्रथ वंश में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था और सहदेव भी इसी वंश का राजा था। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसके बाद बिंबिसार हर्यक वंश का स्थापना करता है। और हर्यक वंश को पिता हंता वंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके जो लड़के होंगे वो पिता की हत्या करके शासन चलाएंगे। तो इस वजह से सबसे पहला शासक जो है वह कौन हुआ? वह बिंबिसार। तो राजगृह बिंबिसार काल में मगध की राजधानी बनी और 544 ईसा पूर्व के लगभग इसकी स्थापना की गई थी। बिंबिसार को मगध का पहला शासक कहा जाता है जिसके पास स्थायी सेना थी। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक जो थे वह बिंबिसार के दरबार में ही रहते थे और जीवक ने अवंती राजा चंड प्रद्योत के पीलिया का इलाज भी किया था और बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन भी था। कौशल एवं लिच्छवी को वैवाहिक संबंधों से मगध में सम्मिलित कर लिया गया था और बिंबिसार ने बुद्ध के लिए वेणुवन बांस का बगीचा उपहार दिया गया था। बिंबिसार 52 वर्षों तक शासक रहे और उसका वध उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दिया। तो अजातशत्रु जो है वह कुणिक के नाम से भी जाना जाता है और अजातशत्रु के समय राजगृह में पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी और अजातशत्रु का वध उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई थी। उदयन ने ही पटना पाटलिपुत्रा का स्थापना किया था और पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाई और रसूल रथ मूसल और महाशील कंटक हथियारों का उपयोग करके वह वज्जी को भी जीत लिया था। और नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसके बाद से शिशुनाग वंश का शुरुआत हुआ और शिशुनाग ने ही इस राजवंश की स्थापना की थी। वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया और कालाशोक
पाटलिपुत्रा मगध की नई राजधानी थी जिसे कालाशोक ने निर्धारित किया था। तो दूसरी बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? वह थे कालाशोक। और मगध की राजधानी सबसे पहले कौन थी? राजगीर। फिर बिंबिसार कौन बनाया? राजगीर ही बनाया। उदयन किसे बनाया? पाटलिपुत्रा को। और शिशुनाग वैशाली को। और फिर कालाशोक जो है स्थायी रूप से राजधानी पाटलिपुत्रा को ही बनाता है। तो अब शुरुआत होती है 344 ईसा पूर्व नंद वंश की, जिसे स्थापित करता है महापद्म नंद। महापद्मनंद मगध के अक्षत्रिय सम्राट थे। उन्होंने सर्व क्षत्रात्मक और एक राट की उपाधि धारण की थी। उन्हें उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। जैन ग्रंथ के अनुसार वह नाई जाति से संबंधित थे और महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। वह मगध का पहला शासक था जिसने कलिंग पर आक्रमण किया था। हमें कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी हाथी गुम्फा शिलालेख से मिलती है और इस वंश में टोटल लगभग 9 शासक थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा ही थी। नंद वंश के अंतिम शासक जो थे वह घनानंद, जिसे हराकर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य शासक की शुरुआत किए थे। 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर महान भी आक्रमण किया था भारत में। जो राजा पुरुषोत्तम, जिसे वह पौरुष कहता था, से युद्ध हुआ था हेडस नदी के किनारे। वह उस समय पाटलिपुत्रा में जो शासक था वह घनानंद ही था। उसके बाद मौर्य राजवंश की शुरुआत होती है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व के आसपास की थी और लगभग 322 ईसा पूर्व मगध सम्राट घनानंद का वध चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो मगध की राजधानी क्या हुई? पाटलिपुत्र ही हुई। और मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के स्रोत जो है वह कौन कौन से हैं? तो मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र और रेंडिका। तो मुद्रा राक्षस जो है वह विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है और ख़ास बात यह है यह गुप्त काल के समय लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस दरअसल पैसे का कैसे मैनिपुलेशन या फिर कैसे वो करके करेंसी को और आचार्य चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य शासन में आए थे, उसका वर्णन है। तो लगभग 305 ईसा पूर्व यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया, परंतु दुर्भाग्यवश वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को 5000 हाथी उपहार में दिए थे और चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान के 4 प्रमुख नगरों पर विजय प्राप्त की और उन्हें मगध साम्राज्य में शामिलित कर लिया। यह क्षेत्र काबुल, कांधार, हेरात और मकरान थे। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु की सहायता से जैन धर्म अपनाया और श्रवण बेल गोला की चंद्रगिरी पहाड़ी पर उनका निधन हुआ। उनके निधन को विधि को शल्लेखना पद्धति कहा जाता है और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है बिंदुसार और बिंबिसार में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार एक अलग था, हर एक वंश का संस्थापक था और वो बहुत ही महान योद्धा था। बिंदुसार जो है वह अपने पुत्र और पिता के नाम से जाना जाएगा। यह बहुत कुछ बड़ा कार्य इनके नाम से नहीं माना जाता है। तो बिंदुसार के अनेक नाम जो थे वह थे अमित्रघात, जो उसका मित्र नहीं होता था उसे वह मार देता था, और सिंहसेन जैन धर्म के अनुसार, और अमित्राचेतास ग्रीक स्रोत के अनुसार उसका नाम है। बिंदुसार ने जीवक संप्रदाय को अपनाया और सीरियाई शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी: सूखे अंजीर, वाइन, अंगूर से बनी मदिरा और दार्शनिक को एंटियोकस द्वारा नहीं भेजा गया था और एंटियोकस ने मगध में एक राजदूत डायमेकस को भेजा और महान शासक अशोक का इसके पुत्र के रूप में जन्म हुआ और अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना। लगभग 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात उसने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। अशोक, अब हम लोग पढ़ेंगे
द ग्रेट अशोका। महान अशोक, ग्रेट अशोका। अब जो अशोक हैं इन्हें देवान प्रिय या फिर प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त की सहायता से बुद्ध धर्म को अपनाया था और अशोक ने धम्म की नीति को अपनाई। अशोक ने 12 बार पहाड़ी जहानाबाद में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। वह था सुदामा गुफा, कर्ण चौपाड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि गुफा। अशोक के शिलालेख भारत के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा बिहार के पश्चिम चंपारण से पाए गए थे और लौरिया अरेराज शिलालेख बिहार के पूर्वी चंपारण से प्राप्त हुए हैं। ये सभी स्तंभ शिलालेख हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि कई बार आप कह रहे होंगे कि सर ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, लेकिन मेरा यह उद्देश्य आपसे यह है कि जो शॉर्ट्स में उन चीज़ों को कंपाइल करके आपको दे दें, ताकि आप यदि इसे ऑडियो बुक की तरह पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और जो नोट्स है वह नोट्स अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, वह मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा 9771990566 पे आपको मैसेज करना होगा। ये सभी स्तंभ शिलालेख थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य में अंतिम जो शासक थे वह बृहद्रथ थे और बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग शासक बने और पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करते हैं। लगभग 185 ईसा पूर्व यह मौर्य राजवंश के बाद स्थापित किया गया था। मौर्य वंश के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी और पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में अश्वमेध यज्ञों के मुख्य पुजारी पतंजलि द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की। ये वही पतंजलि हैं जिन्हें महाभाष्य इनके द्वारा ही रचा गया था। और संस्कृत व्याकरण के लिए यह जाने जाते हैं। और यह एक समय था जब संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार काल था। मनुस्मृति की रचना भी शुंग वंश के दौरान ही मनु ने की थी और अग्निमित्र जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी थे और पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी अग्निमित्र थे और मालविका का प्रेम जो है उसी को मालविकाग्निमित्रम के नाम से कालिदास ने वर्णन किया है। और ख़ास बात यह है कि जब कालिदास यह वर्णन कर रहे थे तो उस समय गुप्त काल था, लगभग 500-600 वर्ष बाद। उसके बाद जो शुंग वंश के बाद आए वह कण्व वंश हुए, जिसकी स्थापना वसुदेव कण्व के द्वारा की गई थी। अब जो मुख्य हम लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है कुछ बीच में कुषाण वंश भी समझ लेते हैं। कुषाण वंश का स्थापना कुजुल कैडफिसेस ने की थी और कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था और 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जो आज भी भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो है कि प्राचीन इतिहास में जो बौद्ध संगति हुई वह चौथी बौद्ध संगति वो कनिष्क में ही हुई थी, कुंडलग्राम में। तो जो अब मेजर हम लोग को स्टडी करना है वह गुप्त काल स्टडी करना है। तो गुप्त काल का स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी और गुप्त कुषाणों के सामंत थे और श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की और श्रीगुप्त उत्तराधिकारी घटोत्कच था, उसने ही महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो जो गुप्त काल है उसमें उपाधि धारण से संबंधित कई प्रश्न आ चुके हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वह है गुप्त काल में गुप्ता पीरियड में नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे वह एक पराक्रमांक के नाम से भी जाना जाता था और उसका शासनकाल गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष था और हरिसेन मंत्री एवं राजकवि थे उस समय, और प्रयाग प्रशस्ति भी उन्हीं हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो समुद्रगुप्त के लड़के थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वह देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे और विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। फाहियन ने फोक्योकी की रचना की। इसमें गुप्त युग और भारतीय संस्कृति का वर्णन है। कुमारगुप्त जो थे वह कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और यह पहला विश्वविद्यालय था जहां छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। वेन सॉन्ग ने की में बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 20,000 छात्र एवं 1600 शिक्षक हुआ करते थे। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वह पाल वंश है। पाल वंश, इसकी स्थापना जो है 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी मुंगेर था और बौद्ध धर्म को पेट्रोनाइज किया गया था पाल वंश के द्वारा। और गोपाल ने ही औद्योंतपुरी महाविहार का निर्माण कराया जो वर्तमान में बिहार शरीफ में स्थित है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश इम्पॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए क्योंकि यह बिहार में बिहार से संबंधित राजवंश है। और नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की और कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। सिमरावगढ़ वर्तमान में नेपाल स्थित है और नान्यदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की और यह मिथिला का स्वर्णिम काल था जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। उस समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था। 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने नरसिंह देव को हराया और बिहार पर कब्जा करके इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। सेन जो राजवंश है वह 1070 ईस्वी में है और इस वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी और बिहार का पूर्वी भाग एवं बंगाल सेन वंश के साम्राज्य में शामिल थे। और 1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने सेन शासक लक्ष्मण सेन को हराया क्या, दरअसल लक्ष्मण सेन भाग ही गया जो एक कायरता का प्रतीक है। और बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की तथा नई राजधानी लखनऊ की बंगाल बनाई। तो दिस इज ऑफ बिहार एंशिएंट हिस्ट्री। यह बिहार एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो है। नेक्स्ट हम जो लाएंगे वह है मध्यकाल और आधुनिक काल होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज मी नीरज साइनिंग ऑफ। आपका बिहार एग्जाम योद्धा में रुकने के लिए पढ़ने के लिए धन्यवाद।